हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप लोग? आज 2 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। आप लोग रिप्लाई ही नहीं करते हैं कैसा वीडियो है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसीलिए वीडियो बनाने का जो है सोच रहे थे क्या करें, बनाएं कि ना बनाएं, लेकिन बना रहे हैं। आप लोग रिप्लाई ज़रूर कीजिए, कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। जो चीज़ ना समझ में आया उसको पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने कई बार कहा है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। बच्चों, अभी तक आपको हम विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की थ्योरम जो चैप्टर चल रहा था उसमें आपको क्षेत्रफल सदिश और घन कोण सॉलिड एंगल के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अगला हेडिंग आपका आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अभी तक हमने पहले चैप्टर में कूलाम के नियम में हमने आपको बताया था कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप होती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए हम एक काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? यह एक निष्कोण वक्र होती हैं जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हैं। यह एक प्रकार से आवेश के चलने का पथ होता है, उसी पथ को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। मान लीजिए कोई आपके पास कोई पृष्ठ है, या आप मान लीजिए कोई पृष्ठ है आपके पास। इस पर्टिकुलर पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए विद्युत फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। और विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? विद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र E को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं? वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र E को प्रदर्शित करती हैं। तो सिंपल वर्ड में एक लाइन में हम क्या कहेंगे कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी पृष्ठ से होकर कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अर्थात विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मापन करता है। परिभाषा क्या बनाएंगे एक लाइन में कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होगा? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पृष्ठ है, मान लीजिए आपके पास कोई पृष्ठ है आपका, ये आपका कोई पृष्ठ हुआ। यहाँ से आपकी कुछ वैद्युत बल रेखाएं आपकी क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक अल्प क्षेत्रफल अवयव DA है। क्या है आपका? DA, जो कि क्षेत्रफल सदिश है, DA है। DA इस दिशा में है, वेक्टर DA, और ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वेक्टर E। क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर E है। बच्चों, विद्युत फ्लक्स को हम फाई E से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? फाई E से। और यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है आपकी? अदिश राशि होती है विद्युत फ्लक्स। बच्चों, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने एक बहुत छोटा सा क्षेत्रफल अवयव माना है DA। क्या माना है? DA। हम निकालेंगे कि इस क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, अर्थात विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी है। तो ये निकाला जाता है विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन से। आपको पता होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा वेक्टर में अदिश और सदिश गुणन। तो यहाँ पर अदिश गुणन किसका किसका? विद्युत क्षेत्र का और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणन होता है वह क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हम इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो छोटे से भाग से निकल रहा है तो हम इसे प्रदर्शित करेंगे D फाई E से।
बच्चों यहाँ पे ई क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों होता है। तो चुंबकीय हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या निकालेंगे? फाई एम लिखेंगे, और विद्युत में हम क्या लिखते हैं? फाई ई लिखते हैं। डी फाई ई, इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई बराबर वेक्टर ई, और डॉट कितना हो जाएगा आपका? वेक्टर डी। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणन दो सदिशों का अदिश गुणन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ऐसे ही डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई बराबर एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाता है? ई डी ए कॉस थीटा। जहां थीटा ई और डी ए के बीच बनने वाला आपका क्या है? कोण है। क्या है आपका? ई और डी ए के बीच वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला क्या है आपका? कोण है। डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है बच्चों। हमने एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निकाला। अगर मान लीजिए हमको इस पूरे पृष्ठ से निकालना हो, इस पूरे का क्षेत्रफल कुछ होगा, इस पूरे क्षेत्रफल से कितने वैद्युत बल रेखाएं अर्थात कितना वैद्युत फ्लक्स है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इसका क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। हो जाएगा आपका फाई ई। यहां पर हम ये लगाते हैं, इसे बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सरफेस इंटीग्रेशन है, और इसको ऐसे क्लोज्ड कर दिया जाए, इसे पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। कितना पढ़ेंगे? सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा पढ़ते हैं बच्चों। सरफेस इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृष्ठ आपका बंद है, और उसका हम क्या कर रहे हैं? पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पृष्ठीय समाकलन। अब यहाँ पर ई बदलेगा नहीं, वैद्युत क्षेत्र है, ई को हम बाहर निकाल लेंगे। कॉस थीटा भी नहीं बदलेगा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बदलेगा क्या आपका? डी। क्षेत्रफल ही अलग अलग आकृतियों का हमारा क्षेत्रफल अलग अलग होगा। अगर हमारा गोला है तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी ए का मान हम कितना रख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। बेलन है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपका जो होता है वो रख देंगे। जो भी होगा, जैसा आकृति हमारी होगी उसी हिसाब से हम क्या रखते जाएंगे? डी ए का मान हम इस पूरे डी ए का मान हम क्या करते जाएंगे? रखते जाएंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पूरे पृष्ठ का अगर कुल क्षेत्रफल कितना हो? ए हो, अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए अर्थात सरफेस इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाए आपका? ए। तो मिलेगा कितना? ई, और इसके पूरे का मान ए, तो ई ए कितना हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। अर्थात फाई ई बराबर कितना हो गया आपका? ई ए कॉस थीटा हो जाता है। फाई ई बराबर कितना? अर्थात कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो गया आपका? ई ए कॉस थीटा हो गया बच्चों। यहां पर आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है। ई ए कॉस थीटा, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, अर्थात वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, तो आपका थीटा का मान 0 होगा। तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा आपका? ई इंटू ए हो जाएगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, अर्थात क्षेत्रफल अवयव डी ए ऊपर और वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना बन रहा हो? 90 डिग्री बन रहा हो, समकोण हो, तो फाई ई बराबर आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। एंगल जैसे बनता जाएगा आपका फाई ई का मान क्या होता जाएगा? आपका चेंज होता जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? आप जानते हैं ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है आपको पता है? न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल है एरिया। क्षेत्रफल क्या है आपका? एरिया। तो न्यूटन हो गया, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और बटे कितना हो गया? कूलम। तो इसका मात्रक कितना होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। और बीमा कितनी हो जाएगी? न्यूटन बल है, बल की बीमा mlt पावर -2, मीटर है l के पावर 2, कूलम का कितना हो जाता है? 80। कूलम मतलब आवेश, आवेश का कितना होता है? q का 80 होता है। तो m l के पावर 3, t के पावर -3, a के पावर -1, ये क्या हो जाती है आपकी? विद्युत फ्लक्स की क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी बच्चों। बच्चों बताइएगा कैसा लगा आपको, समझ में आया? इसके आगे आपका सतत आवेश वितरण एक हेडिंग है आपका, जो पढ़ना जरूरी है आपको। फिर उसी के बाद हम गॉस थ्योरम पे चलेंगे।
कि सतत आवेश वितरण, मतलब कोई पृष्ठ है उस पर आवेश जिस प्रकार से वितरित होता है, फैला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। वस्तुओं की आकृतियों के आधार पर आवेश का वितरण 3 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है आपका रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसे हम रेखीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं। आप वितरण नहीं, वितरण को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, आप पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा होता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व या वितरण। तीसरा आपका होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ठीक, या आयतन आवेश वितरण। इसे हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, इसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, इसे प्रदर्शित करते हैं हम रो से। तो बच्चों याद रखिएगा लैम्डा सिग्मा रो, इसको हम अगले वीडियो में यानी कल आपको मिलेगा इसका नोट्स और वीडियो। और कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? रिप्लाई जरूर कीजिएगा, रिप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। जब मन नहीं लगेगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग, तो रिप्लाई आप जरूर कर दिया करिए। एक रिप्लाई करना, हाँ सर समझ में आया, हाँ सर ये समझ में नहीं आया, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर दीजिए। ठीक बच्चों, थैंक यू।